बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट टाइम पे ग्रेविटेशन में वेरिएशन तो पढ़ ही चुके थे और हेडिंग डाल दी थी। लास्ट हेडिंग थी हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और हम बोला तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर बेस्ड आपके आगे के एक्सप्रेशन जैसे एस्केप वेलोसिटी वगैरह। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और ये चांस की बात है कि दोनों टॉपिक बिल्कुल पैरेलल में चल रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों में सिमिलरिटी है ना। ये एक अजीब सी वो बात है कि दोनों चैप्टर इस तरह से पैरेलल में आ गए हैं कि लगता है जैसे एक ही चीज दोनों क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, एक में मैकेनिक्स को लेकर के और एक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेकर के। खैर समझते चलो, अच्छी बात है कंपैरिजन करना। तो हमने देखा कि अगर किसी मास पे जो वर्णन हुआ है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, और इसको कहते हैं इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन थी W/m सॉरी, और W/U/m लिख दिया। तो व्हाट इज U? U बन जाता है m into V। और याद रखो बच्चों, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ये है जनरल फॉर्मूला। क्या बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी मास m, स्मॉल m, यानी ये इन अ गिवन पोटेंशियल कैपिटल V। यानी कि ये जो m into v लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी मास स्मॉल m इन अ गिवन पोटेंशियल कैपिटल V। ठीक, तो जैसे हमने पोटेंशियल को देखा कि किसी भी एज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास स्मॉल m या कैपिटल M, कुछ भी लेना चाहो, उसका पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में पढ़ा बच्चों कि ये कैपिटल M मास है, इससे r डिस्टेंस पे यहां पर अगर तुमसे पोटेंशियल पूछे तो रिजल्ट आया था बच्चों, याद करो, -gm/r। ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जो पोटेंशियल आया था वो आया था -gm/R। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव साइन क्यों लगा रहता है? क्योंकि रिलेशन हमें याद है कि हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू -I into R था। V इज इक्वल टू -I into R, और यहाँ पे I अगर कोई पूछता, I ड्यू टू अ पॉइंट मास, इसका फॉर्मूला था I इज इक्वल टू gm/r²। I का एक्सप्रेशन था, I यहाँ लिख देते हैं, I का फॉर्मूला था gm/r²। अगर यहाँ रिप्लेस कर दोगे तो बन जाएगा -gm/r² into r। तो रिजल्ट क्या बन गया? -gm/r। तो किसी भी पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बच्चों -gm/r। ये बात हमको पता है और ये बन गया हमारा जनरल फॉर्मूला। तो अब इन दोनों को यूज करके हम एक एक चीज को बड़े आराम से एनालाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। पहले इसको लिख लो एज इट इज।
अब इस जनरल फॉर्मूले को यूज करते हुए बच्चों देखेंगे, जनरल फॉर्मूला यही रहेगा और हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू मासेस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू मासेस। और ये एक छोटी सी हेडिंग लेकिन बहुत दूर तक चलती है, ठीक है, कैसे समझते हैं। पहली हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ टू मासेस। ठीक, फर्स्ट हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू मासेस। जनरल फॉर्मूला आप याद रखेंगे और किसी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल फॉर्मूला होता है माइनस जीएम बाय आर, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो लेट्स सी, we have a mass small m1, इससे r डिस्टेंस पे अगर तुमसे कोई पोटेंशियल पूछे तो बोलोगे v1, v1 में पोटेंशियल क्या होगा माइनस जी m1 बाय r, ये हो गया जनरल फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट मास। अब अगर हम यहाँ पे ला करके कोई मास m2 रख दें और हम बोले कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m2 इन द फील्ड या फील्ड ऑफ m1, m2 की एनर्जी बताओ इन द फील्ड ऑफ m1, तो क्या बोलेंगे एनर्जी ऑफ m2 इन द फील्ड ऑफ m1, m1 का पोटेंशियल v1, तो लिखेंगे एनर्जी ऑफ m2 इन द फील्ड ऑफ m1, तो लिखेंगे m2 v1। ठीक, v1 का रिजल्ट हमारे पास है ही पहले से, तो रिजल्ट क्या बन गया बच्चों, रिजल्ट बन गया m2 into minus gm1 by r, so the result is minus g m1 m2 by r। ठीक, यानी this is the general formula for potential energy of a two mass system, potential energy of a two mass system। इसका वाइस वर्सा क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यानी क्या, if I want to find potential energy of m1 in the potential of m2, तो बस कल है तरीका याद रखेंगे, किसकी एनर्जी बच्चों m1 की, m1 की एनर्जी किसके पोटेंशियल में m2 के, तो m1 into v2 लिखना पड़ेगा, और m2 का यहाँ पोटेंशियल पे पूछेगा तो सेम वही फॉर्मूला लगाओगे, v2 इज इक्वल टू जाएगा माइनस जी m2 by r। अब अगर हम यहाँ रिप्लेस कर दें तो यू कैन सी बाय योरसेल्फ कि रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस जी m2 by r, सॉल्विंग यू गेट माइनस जी m1 m2 by r। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ा कि हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m2 इन द फील्ड ऑफ m1 देख रहे हैं या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m1 इन द फील्ड ऑफ m2 देख रहे हैं, तो आंसर इज नो, देयर इज नो डिफरेंस, यानी कि इसके पोटेंशियल में वो हो या उसके पोटेंशियल में ये हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली रिजल्ट रिमेन सेम। और ये जो रिजल्ट आ रहा है माइनस जी m1 m2 by r, इसको हम यूज करेंगे एज द एक्सप्रेशन फॉर टू मास सिस्टम। ठीक है, इसको नोट कर लो और फिर इसको एप्लीकेशन के फॉर्म में देखा जाए कैसे यूज करते हैं और कहां यूज करते हैं।
अब देखो बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गिवन मास in the field of a planet, ठीक, of a given mass in the field of a planet। अब ये जो हेडिंग है बच्चों, ये इसमें प्लेनेट की जगह बार बार अर्थ अगर बोल दें तो बात एक ही है, अर्थ हो या कोई और प्लेनेट हो, ये एक्सप्रेशन उसमें एप्लीकेबल है, ठीक। तो क्या है यहाँ कॉन्सेप्ट, क्या हुआ, तो देखो दिस इज अर्थ और अनदर प्लेनेट, इस प्लेनेट का ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है। प्लेनेट का मास बच्चों कैपिटल है, इससे h हाइट पे ये है कोई मास स्मॉल है। याद रखो बच्चों हाइट हमेशा सरफेस से नापी जाती है, तो दिस इज द हाइट h फ्रॉम द सरफेस। तो इन दोनों मासेस के सेंटर से डिस्टेंस अगर देखोगे स्मॉल r, तो वो स्मॉल r मिलेगा r प्लस h, जाहिर सी बात, ठीक। ये रेडियस हो गया, ये मास कैपिटल M हो गया, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, r प्लस h। अब अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो बोलोगे U1, क्या लिखोगे भाई, टू मास सिस्टम बन रहा है, हाँ सर बन रहा है, ये हो गया M1, तो ये हो गया M2, तो टू मास सिस्टम पोटेंशियल क्या होती है, माइनस G M1 M2 अपॉन स्मॉल r, ठीक है। M1 कौन है, कैपिटल है, M2 कौन है, स्मॉल है, और स्मॉल r क्या है, r प्लस h, ठीक। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट एनी हाइट h विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर। यानी ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एट एनी हाइट h है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, सेंटर के रिस्पेक्ट में ये h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमेशा हम एक रेफरेंस पॉइंट बताते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस से ही डिफाइंड है। तो U1 इज द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी हाइट स्मॉल h विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, एक्सप्रेशन है U1 माइनस G कैपिटल स्मॉल m बाय r प्लस h। अब अगर ये मास यहां रखा होता सरफेस पर, तो इसको हम कहते हैं U2, तो फॉर्मूला क्या बन जाता, माइनस G कैपिटल M1 यानी M1 M2 M1 यानी कैपिटल M, M2 यानी स्मॉल m अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r कितना है यहाँ पे, केवल कैपिटल r, क्योंकि सरफेस पे, तो सरफेस पे स्मॉल r कितना हो गया, कैपिटल R, ठीक। इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस विद रेस्पेक्ट टू अगेन सेंटर, क्योंकि डिस्टेंस कहां से नाप रहे हो, सेंटर से नाप रहे हो। यहां का डिस्टेंस कहां से नापा था, सेंटर से, यहां का डिस्टेंस कहां से नापा, सेंटर से, ठीक है। तो बात समझना, सेंटर से लेके इस हाइट h तक एनर्जी है U1, सेंटर से लेके सरफेस तक की हाइट है U2। और अगर हम जानना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पर, हम जानना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पर सेंटर नहीं विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, तो क्या करेंगे, इसको बोलेंगे U, और क्या लिखेंगे U1 माइनस U2। यहां से यहां तक U1 है, यहां से यहां तक U2 है, हमें सरफेस से लेके हाइट h तक, यहां से यहां तक बताना है, तो U1 माइनस U2 you will get energy at height h with respect to the surface। इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h with respect to surface, ठीक है। अब तक जो भी थी वो सब दोनों कैसे थी, with respect to center। इसको सॉल्व करें बच्चों, सॉल्व कैसे करोगे, जहां U1 लिखा है वहां लिखोगे माइनस GM स्मॉल m अपॉन R प्लस H, माइनस U2 क्या लिखोगे, माइनस GM स्मॉल m अपॉन R।
ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे और कॉमन निकालेंगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच। इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट सॉल्व करने के बाद आ जाएगा जी एम स्मॉल एम अपॉन आर 1 प्लस एच बाय आर, और ऊपर बचेगा केवल एच, ये बचेगा सॉरी आर स्क्वायर, ठीक, केवल ये बचेगा। सॉल्व करना चाहो देखो कैसे है, यू वांट टू सी। एलसीएम लिया, r ब्रैकेट r प्लस h, इसको हटा देंगे बिल्कुल, निकाल डालिए, r प्लस h माइनस r बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से r बाहर निकालो तो r स्क्वायर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा h बाय r, इसलिए हमने रिजल्ट जो लिखा वो रिजल्ट ये लिख दिया है, करके देखना। तो u बराबर आ गया g कैपिटल M स्मॉल m इनटू h अपॉन में बचेगा r स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस h बाय r, ठीक है। अब पहचानो कि ये जो रिजल्ट होता है gm बाय कैपिटल R स्क्वायर, इसको हम जानते हैं ये तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस होता है, gm बाय कैपिटल R स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जहां जहां पे ये लिखा हुआ है, इतना रिजल्ट लिखा हुआ है, ये बन जाएगा स्मॉल g, तो हम क्या लिखेंगे इसको gmh अपॉन 1 प्लस h बाय r। लेकिन देखो gmh बोला कितना खराब लग रहा है, क्या बोलेंगे mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन गया mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r। तो तुम्हारे सामने तीन रिजल्ट लिखे हुए बच्चों, तीन रिजल्ट कौन कौन से, u1 लिखा हुआ है, u2 लिखा हुआ है और u लिखा हुआ है। u1 बिल्कुल सुन लो, सेंटर से लेके हाइट h तक की एनर्जी है, u2 सेंटर से लेके सरफेस तक की एनर्जी है, और सरफेस से लेके हाइट h की एनर्जी निकाल दिए तो u1 से u2 आप घटा देंगे तो बचेगा u1 माइनस u2, u1 का जो रिजल्ट रिप्लेस कर दो माइनस u2 का जो रिजल्ट रिप्लेस कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितनी चीज कॉमन आ जाएगी, ये रिजल्ट बचेगा। एलसीएम अगर आप लेकर के सॉल्व करोगे तो इट विल लुक लाइक दिस, और इसको हम पहचान गए तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस होता है, स्मॉल g लिख दिया, mh लिख दिया, ऐसे लिख दिया। gmh बोलने में खराब लगता है, फ्लो में नहीं आता, gmh पोटेंशियल एनर्जी, gmh नहीं mgh बोलने में फ्लो में आता है, तो इसको लिख देंगे mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जिसको हम mgh पढ़ते आए हैं हमेशा, एक्चुअली सही मायने में वो mgh नहीं होता, वो इनकम्प्लीट रिजल्ट है। सही और जनरल रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस क्या हो जाता है mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r। तो बात ये आती है तो सर हमको अब तक mgh क्यों पढ़ाया गया, पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh क्यों बोलते रहे, तो अभी बताते हैं क्यों बोलते रहे। पहले इतना लिख लिया जाए, तीन रिजल्ट आपके सामने होंगे u1 u2 और सबसे इंपॉर्टेंट mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r। ये बहुत डिटेल में तुमको बता दिया, सारे रीजंस तुमको पता रहेंगे, कोई सी चीज क्यों और कैसे आ रही है, क्यों लिखी जा रही है इस तरह से, और किस रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है, सेंटर का मतलब क्या है, सरफेस का मतलब क्या है, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट।
तो होपफुली लिख लिया होगा। एक बार रिकैप कर देते हैं। इस मास स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस जैसे बोला जाए, समझो डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, टू पॉइंट मासेस। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस अगर नापेंगे तो इसके सेंटर का ही डिस्टेंस है रेडियस, और सरफेस इसकी हाइट है h, तो डिस्टेंस हो गया r प्लस h। पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला था दो मासेस के लिए -gm1m2/r। इस जनरल फार्मूले को हमने यूज किया। m1 के नाम पे हमने यहाँ लिख लिया मास कैपिटल M, m2 के नाम पे लिख लिया हमने स्मॉल m, और स्मॉल r को दिख ही रहा है r प्लस h है। तो इस रिजल्ट से ये रिजल्ट बन गया। इसको बोलने क्या लगे कि इस हाइट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस कहां से नापा है? सेंटर से। तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट एनी हाइट h, लेकिन डिस्टेंस कहां से नापा है? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। करेक्ट। अब यही मास अगर यहां रखा होता, कहां पे? किसी भी प्लेनेट के सरफेस पर, ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखनी है तो फिर यही फॉर्मूला यूज किया, कैपिटल G m1 m2 अपॉन स्मॉल r। डिस्टेंस जो स्मॉल r है किसके बराबर है? वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। अब पोटेंशियल निकाली कहां पे गई है? सरफेस पर। तो बोलेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस। डिस्टेंस कहां से नापा है? सेंटर से। तो बोलेंगे क्या? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। करेक्ट। तो फॉर्मूला बन गया ये। अब हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी इसी हाइट h पर, लेकिन we want to find the potential energy at any height h, not from the center but with respect to the surface. Okay, तो C से लेकर के यहां तक ये टोटल एनर्जी है U1, यहां से यहां तक है U2, पर हम केवल इंटरेस्टेड है यहां से लेके यहां तक में। तो U1 माइनस U2 कर दो तो बन जाएगा U, और इसको बोलेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस का नापा सरफेस से, तो विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। ठीक। U1 माइनस U2 किया तो कोई बहुत बड़ी कोई कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स नहीं इन्वॉल्व हुई है, सिंपल सब्ट्रैक्शन का सिंपल सा एग्जांपल है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, और इतनी चीज gmm को कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 1/r माइनस 1/r प्लस h। एलसीएम वगैरह लिया, सॉल्व किया, r प्लस h में ऐसा r कर दिया, बचा केवल h। नीचे जो बचा उसमें से r बाहर निकाला तो बन गया r स्क्वायर 1 प्लस h/r। इसी समय हमने देखा कि यहाँ देखो कोई जाना पहचाना बैठा हुआ है। ये तो क्या थी? ये थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट या अर्थ। तो gm बाय कैपिटल स्क्वायर क्या हो गया? स्मॉल g। स्मॉल g रिप्लेस किया तो बन गया gmh अपॉन 1 प्लस h/r। और gmh बोलने में फ्लो नहीं आ रहा है, हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? mgh। तो बोल दिया mgh अपॉन 1 प्लस h/r। तो दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट। तो अब हम केवल इस पे फोकस करें। अब बात करें कि हम mgh को पढ़ते थे जब जनरल फार्मूला mgh अपॉन 1 प्लस h/r है, तो हम mgh क्यों अब तक करते आए हैं? क्या हमें बेवकूफ बनाया जा रहा था? क्या हमको आधी बात पढ़ाई जा रही थी? तो ऐसा नहीं है। तुम्हें mgh इसलिए पढ़ाया जा रहा था बच्चों पहले क्योंकि तुम तब छोटे थे। छोटे बच्चे घर से दूर नहीं जाते, आस पास खेलते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ कि हम लोग लोअर क्लासेस में, आपको 11th स्टैंडर्ड को लोअर क्लास में मान सकते हो, कि जब जनरल फॉर्मूला ये हो गया mgh अपॉन 1 प्लस h/r, जब हम अर्थ सरफेस के बहुत करीब हैं, फॉर अ बॉडी वेरी क्लोज टू द प्लैनेट, यानी सरफेस के बहुत करीब है, उस केस में हमारा h जो है बहुत बहुत कम है रेडियस के सामने। तो h/r का जो रेशियो है उसको नियरली मान लेते हैं 0। इस वजह से जब इसको 0 मान लो बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला बन जाएगा mgh अपॉन 1 प्लस 0, क्या बचेगा? केवल 1। तो रिजल्ट आ जाता था केवल mgh। तो ये जो रिजल्ट है mgh, क्या ये जनरल फॉर्मूला है या एक पर्टिकुलर केस है? तो बोल देंगे एक पर्टिकुलर केस है, ये जनरल फॉर्मूला नहीं है। पर्टिकुलर केस का मतलब इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन h is much less than r। करेक्ट।
और ये क्या है बच्चों, ये है इसका जनरल फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब हम आपको रिमाइंडर दे दें, बिवेयर करा दें कि बच्चों याद रखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट जो हम इतने सालों से पढ़ते आए हैं, तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात आती है तो हमारे अपने आप मन में दिमाग में mgh ही आता है, केवल mgh। तो ध्यान रखना कि अगर किसी बॉल की बात हो रही है कि हमने उछाला, अ पर्सन प्रोजेक्ट्स अ बॉल अप टू हाइट h या प्रोजेक्ट्स अ बॉल, तो याद रखो कि हम तुम इंसान, हम लोगों की कैपेसिटी बहुत कम है, तो हम कोई बॉल को कोई भी व्यक्ति इतना ऊपर नहीं उछाल रहा है कि h बराबर 2r हो गया 3r हो गया, तो हम नॉर्मली एज्यूम कर लेते हैं कि अर्थ सरफेस के आसपास ही बॉल रहेगी। इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन में या 1D में हमेशा पोटेंशियल का जब भी यूज करते थे क्या करते थे, mgh ही करते थे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे कि h इक्वल टू r, h इक्वल टू 3r वगैरह, और पोटेंशियल यदि पूछी जाए तो आप इसको यूज करेंगे जनरल फॉर्मूले को। ठीक है, इसलिए इसको डबल ट्रिपल स्टार लगा देने, क्योंकि ये जनरली दिमाग में नहीं आता है, दिमाग में जनरली यही आ जाता है और कभी कभी इससे गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज अ पर्टिकुलर केस, दिस इज अ जनरल केस। इस पे तो एप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि फॉर्मूला कब और कहां यूज और कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, नोट इट डाउन। एमजीएच जो है वो पर्टिकुलर केस है। ठीक, एग्जांपल है, if a mass small m is taken up to a height equal to the radius of earth capital R। ठीक, इसमें क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है। कह रहा पहले से व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास। ठीक, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे ऑप्शन है mgr, दूसरा ऑप्शन है 2mgr, तीसरा ऑप्शन है mgr/2, चौथा है mgr/4। ठीक, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज यू नो द एक्सप्रेशन, फॉर्मूला पढ़ ही चुके हैं। तो क्या करेंगे, हमें पता चल गया पढ़ करके कि द हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, यानी छोटी मोटी कोई हाइट नहीं बच्चों, अच्छी खासी हाइट है और पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है। तो फॉर्मूला अपने पास जनरल फॉर्मूला है mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r। तो फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, mgh अगर तो r अपॉन में 1 प्लस r बाय r अगर लिखोगे तो जाहिर सी बात है कैंसिल होकर बचा 1,
1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट विल बिकम mgr अपॉन 1 प्लस 1 2। तो इस तरह का क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है? तो हाँ सर दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, इसको किसी और तरीके से पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन होगा, सेम आंसर आएगा, पूछने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। इसको लिख लो, फिर बताते हैं क्या कैसे पूछेगा। ठीक, अब देखो सेम एक क्वेश्चन होगा, ऑप्शन भी होगा, आंसर भी जाएगा, पूछेगा क्या? Question says if a mass small is taken up to a height equal to radius of Earth, R, what is the what is the work done in carrying this mass? इस मास के ऊपर है बर्डन कितना हुआ? और ऑप्शन फिर वही है, mgr हुआ, सेकंड है mgr/2, थर्ड है mg 2 mgr एंड फोर्थ mgr/4। ठीक है, तो फिर तो मालूम है, बताया आंसर सेम आएगा, लेकिन सर इसमें वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन इन कैरिंग दिस मास। तो बच्चों याद रखो, फिर से हम खेलेंगे क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, हम यूज कर ले यार, फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलेंगे? वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज पोटेंशियल क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली आप कहां पर हो? फाइनली आप इस हाइट पर हो, इनिशियली आप कहां पे? सरफेस पे। तो इनिशियल पोटेंशियल जब लिखोगे तो mgh, क्योंकि सरफेस के पास ये होता था, h हो गया 0, तो पोटेंशियल क्या होगी? 0। यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mg into 0 कितना आ गया? 0। फाइनल पोटेंशियल जो आपको मालूम है, हाँ मालूम है, तो उसको कर देंगे कि वर्क बराबर फाइनल यानी mgr अपॉन 1 प्लस r बाय r यानी 1 माइनस इनिशियल कितनी? 0। रिजल्ट क्या आ रहा है? mgr/2। कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे? सेकंड। यानी अगर वर्क डन ही पूछा जाता तो बस एक बात एक्स्ट्रा और आती बीच में कि हम यूज कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम एंड द अप्रोच इज स्लाइटली डिफरेंट, कि डेल्टा यू करके निकाल रहे हैं, बट द आंसर इज सेम। ठीक बात, इसको भी नोट करना चाहो नोट कर लो। सेम क्वेश्चन है, इन टू डिफरेंट वेज ही इज आस्किंग द सेम थिंग, आंसर भी सेम आएगा।
अब देखो बच्चों, इसके एक दो एप्लीकेशन और हैं, तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा मसाला इकट्ठा हो जाए, फिर और क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम एक चीज पढ़ रहे हैं, टू मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ऑफ टू मास सिस्टम। Another important heading, escape velocity, symbol V E। ठीक, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? तो बच्चों को इसकी परिभाषा, डेफिनेशन याद कर ली जाए। मिनिमम वेलोसिटी, याद रखना, मिनिमम, हर वेलोसिटी नहीं, वो जो मिनिमम वेलोसिटी given to a body from the surface of a planet so that it escape मतलब बच के निकल जाना, escape out of the field of the planet is called as escape velocity। मतलब वो न्यूनतम वेलोसिटी, वो मिनिमम वेलोसिटी जो किसी बॉडी को दी जाए सो दैट द बॉडी एस्केप आउट ऑफ द फील्ड ऑफ द प्लैनेट, यानी वो न्यूनतम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी जो दी जाए यहां से, ठीक है। अगर ये मिनिमम है तो इसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। अगर मिनिमम नहीं है और बॉडी एस्केप कर रही है, मिनिमम नहीं लेकिन एस्केप कर रही है, तो उसको एस्केप वेलोसिटी नहीं बोलेंगे बाय डेफिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिस किसी बोर्ड एग्जाम्स का आपको बताया था पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज बच्चों होता है मिनिमम परसेंट रिक्वायर्ड टू पास। इतना परसेंट जिससे आप पास हो जाए उसको बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं पासिंग परसेंटेज। सपोज किसी बोर्ड का पासिंग परसेंटेज 40%, तो 40% इज द मिनिमम, यानी अगर 40% से कम किसी बच्चे का स्कोर है 38, 39 या 35, तो उसको फेल माना जाएगा। अगर किसी बच्चे के 60% हैं तो उसको जाहिर सी बात है पास ही माना जाएगा। तो क्या उस बच्चे के जो परसेंट है वो पासिंग परसेंट है? नहीं, उसके जो परसेंट है वो मोर देन पासिंग परसेंट है, यानी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा है। तो क्या 60% को पासिंग परसेंट बोलेंगे? तो आंसर है नहीं, 60% को पासिंग परसेंट नहीं बोलेंगे, 40% को पासिंग परसेंट बोलेंगे। तो तीन बातें हो गई कि अगर हमारे परसेंट 40% के बराबर हैं तो हम पास है कि फेल? तो बोलेंगे पास है। अगर हमारे परसेंट 40% यानी पासिंग परसेंट से ज्यादा हैं तो फेल है कि पास? तो जाहिर सी बात है पास है। और अगर हमारे परसेंट 40 यानी पासिंग परसेंट से कम है तो क्या पास है? कह देंगे नहीं, हो गए फेल। ठीक है, तो पासिंग परसेंट इज द मिनिमम परसेंट रिक्वायर्ड टू पास। तो व्हाट इज मिनिमम वेलोसिटी? मिनिमम, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? Escape velocity is the minimum velocity required for a body to escape out of the field. अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो क्या एस्केप कर जाएगी? आंसर इज यस, पास कर जाएगी, निकल जाएगी, एस्केप कर जाएगी। क्या इसके बराबर वेलोसिटी दोगे तो निकल जाएगी? हाँ, जस्ट निकल जाएगी, बस पास हो गई किसी तरह से, जस्ट पास हो गई, निकल गई। और अगर इससे कम दोगे तो क्या एस्केप करेगी? तो आंसर है नहीं, एस्केप नहीं करेगी। इतनी सिंपल बात है, ये डेफिनेशन है। अच्छा, निकल गई बहुत चल रहा है, निकल जाएगी प्लैनेट फील्ड से, तो निकल के जाएगी कहां? कहां पे हम पहुंच जाएंगे? फील्ड के बाहर हो जाए। तो इसका आंसर हमें पता है पहले से कि फील्ड के बाहर तभी मानी जाएगी जब हमारा फोर्स क्या हो जाए? जीरो, ताकि अर्थ इसको वापस खींच ना पाए। तो अर्थ की फील्ड से बाहर हो जाए यानी फोर्स जीरो हो जाए भैया, तो ना तो कैपिटल जी जीरो है, ना कैपिटल एन जीरो है, ना इसको जिसको फेंका वो जीरो है, तो ये सब ये नॉन जीरो है।
तो क्या किया जाए कि ये रिजल्ट जीरो आ जाए? तो जाहिर सी बात है स्मॉल आर अगर इनफाइनाइट होगा, फोर्स जीरो होने के लिए इन तीनों में से कोई जीरो नहीं है, फिर भी फोर्स को जीरो होना है तो आर क्या होना पड़ेगा? इनफाइनाइट। तो जब हम बहुत बहुत दूर कहीं चले जाए, फील्ड से बहुत दूर, अर्थ से के सेंटर से बहुत दूर चले जाए, इतना दूर की टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तब हम ये कह सकते हैं कि हम फील्ड के बाहर चले गए, यानी हम एस्केप कर गए। तो सीधे शब्दों में कहा जाए, वो मिनिमम वेलोसिटी जो बॉल को दी जाए जिससे कि वो कहां पहुंच जाए, वो पहुंच जाए एट इनफाइनाइट, तो हम कह देंगे बॉल क्या कर गई? एस्केप कर गई। ठीक है, तो इनफाइनाइट तक भेजने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है उसी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे निकालेंगे? तो देखो हम निकालने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी। ठीक, हम निकालने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे? तो देखो बहुत आसान सा तरीका है, पहले कुछ बातें समझ लो। सेंटर से सारी एनर्जी हम नाप रहे हैं। ठीक, ये आर यहां आते आते क्या हो गया? इनफाइनाइट टेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहां पे पोटेंशियल इनफाइनाइट पे कितनी हो गई? जीरो। पोटेंशियल फॉर्म में क्या था? दो मास की माइनस जी m1 m2 अपॉन इनफाइनाइट, पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? जीरो इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी बच्चों? वो भी क्या है? जीरो, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी दे रहे हो, इतनी वेलोसिटी दे रहे हो कि बस यहां पहुंच भर जाए, यानी यहां से आगे बहुत तेज उड़े ना, बस पहुंच गई, जस्ट पहुंच गई, जस्ट पहुंच गई, वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। तो इनफाइनाइट पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। ठीक, तो जो हमने लिखा है एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी, इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे बच्चों फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। इसको शॉर्ट में बोला करेंगे COEP। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल से अगर बोले तो कहता है कि टोटल एनर्जी दो पॉइंट्स की क्या रहती है? कांस्टेंट। कहां कहां की? टोटल एनर्जी सरफेस की और टोटल एनर्जी कहां की? इनफाइनाइट। टोटल एनर्जी बनती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो सरफेस से आपने बॉल को फेंका था, हाँ भी फेंका था, तो काइनेटिक क्या है? हाफ mv स्क्वायर, और क्योंकि वेलोसिटी एस्केप के बराबर हाफ mve स्क्वायर देंगे। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M बाय क्या लिखोगे? यहां से डिस्टेंस कितना है? कैपिटल R। ठीक, ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं। सरफेस से पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट सेंटर क्या होती है? माइनस जी mm बाय कैपिटल R। इससे जस्ट थोड़ा पहले भी आपको बताया था। ओके, ये बात खत्म हो गई कहां की? ये बात खत्म हो गई सरफेस। This is the total energy on the surface. Now, इनफाइनाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है? जीरो। तो दोनों चीजें क्या होगी? जीरो कहां पर? इनफाइनाइट पर। तो इधर पूरा रिजल्ट क्या बन गया बच्चों? जीरो। तो क्या करोगे? माइनस को इधर लेके लिख दो। जब इधर लेके लिखोगे तो तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी का रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले इतना नोट कर लो, फिर लिख लेते हैं, जगह कम पड़ रही है इसलिए। यहां थोड़ी सी है, लिख देते हैं आप। हाफ स्मॉल mv स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रिजल्ट इधर ट्रांसपोर्ट कर दो, g कैपिटल स्मॉल m बाय r। स्मॉल m कैंसिल हो गए, 2 यहां मल्टीप्लाई कर दो, v बराबर 2 gm बाय कैपिटल r। क्योंकि ये स्क्वायर था तो अंडर रूट लगा देंगे। तो ये जो रिजल्ट बन गया बच्चों, दिस इज द जनरल रिजल्ट फॉर द एस्केप वेलोसिटी। सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यूज करके ये रिजल्ट हम पा गए। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, तो पहले इतना नोट कर लो, फिर मॉडिफिकेशन देखें थोड़ा सा।
तो डेफिनेशन क्लियर होगी बच्चों। अब देखो क्योंकि हमें पता है as we know small g gm by capital R स्क्वायर होता है यानी ऑन द सरफेस, ये रिजल्ट हमको पता है। इसको भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो g बराबर gm by r स्क्वायर r into r, एक ही बात। एक r को यहां मल्टीप्लाई कर दो बन जाएगा g into कैपिटल R बराबर gm by कैपिटल R। जाहिर सी बात है ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। लेकिन अब इसको हम पहचान गए, यानी कहीं भी gm by कैपिटल R लिखा हो तो उसको स्मॉल gr भी कह सकते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का जो निकाला है √2gm by कैपिटल R, और जैसा कि हमने बोला कि जहां भी gm by कैपिटल R लिखा उसको कह सकते हो स्मॉल gr, तो यही रिजल्ट बन जाता है 2gr। ठीक, अब ये दो रिजल्ट हमारे सामने हैं, ये दोनों रिजल्ट एक बात बड़े आराम से हाईलाइट करके आपको दिखा रहे हैं। देखो ड्यूरिंग द रिजल्ट सॉल्विंग आपने देखा स्मॉल m कैंसिल हो गया था। व्हाट इज स्मॉल m? स्मॉल m इज द मास, बॉडी का मास जिसको प्रोजेक्ट किया है आपने सरफेस ऑफ अ प्लैनेट से। द मास प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस इज स्मॉल m, इसको प्रोजेक्ट किया, वो मास यहां पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कि एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी। तो तुमको सर देखिए मास लिखा तो हुआ है यार, ये मास किसका था, ये मास है अर्थ का, प्लैनेट का मास है, ठीक है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, और यहां पे दिख ही रहा है जहां तो कोई मास है ही नहीं, खाली क्या स्मॉल जी आर है। तो पहला पॉइंट पता चला कि एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी, एक बात। दूसरी बात, क्या यहाँ पे कहीं कोई एंगल स्पेसिफाइड है, तो आंसर है नो। यानी कि अगर आप बॉल को तिरछा करके फेंकते तो यहाँ की टोटल एनर्जी बराबर इनफाइनाइट टोटल एनर्जी प्रिसिपिटेट करते, बिकॉज़ एनर्जी इज स्केलर, तो यहाँ में कोई कंपाउंड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बॉल को आप सीधे सीधे फेंकिए तो भी यहाँ की एनर्जी बराबर यहाँ की एनर्जी, रिजल्ट यही आएगा। तिरछा तिरछा फेंकिए तो यहाँ की एनर्जी बराबर यहाँ की एनर्जी, अगेन रिजल्ट रिमेन सेम, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ का है, इनफाइनाइट का है। तो इन ऑल द केसेस यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो दो बातें हमें समझ में आई, उनको याद कर लेंगे। सो एस्केप वेलोसिटी इज, पहला पॉइंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी। प्रोजेक्टेड बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती एस्केप वेलोसिटी। और दूसरी बात, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, याद रखना। तो तुम सोच सकते हो, तुम्हें अजीब लग सकता है, लेकिन बात सच है कि एक बॉल को आप ऐसे फेंकिए, एक बॉल को आप तिरछा फेंकिए 60 डिग्री 30 डिग्री पर, या एक बॉल को आप ऐसे फेंकिए 0 डिग्री पर, क्या तीनों बॉल की एस्केप वेलोसिटी सेम रहेगी? तो आंसर यस, तीनों की एस्केप वेलोसिटी सेम रहेगी। तुमको सर इस तरह से 0 डिग्री फेंकने में तो कहीं टकरा जाएगी, तो आइडियल केस बच्चों को बिल्डिंग, मकान, दुकान, गाय भैंस ना भी बीच में, तो अगर आप इसको 0 पे ऐसे फेंक देंगे, ऐसे फेंक देंगे, ऐसे फेंकेंगे, तीनों में एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सेम। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी, ठीक है। अब पर्टिकुलरली में बात करें फॉर अर्थ, अगर वो प्लेनेट अर्थ है तो अर्थ की मास की वैल्यू रेडियस की या स्मॉल जी पुट करोगे तो यू विल गेट अ रिजल्ट्स को आपको याद कर लेना है। अर्थ के लिए इसकी वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बच्चों यूनिट का स्पेशल ध्यान रखना, इट इज नॉट किलोमीटर पर आवर, इट इज किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर का ट्रेवल कर जाए, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इट मींस एक सेकंड में इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले, यूं चुटकी बजाते 11 किलोमीटर भाग की गाड़ी in 1 second. It means the velocity required
इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। इसलिए हम लोग जब कोई बॉल फेंकते हैं तो ऐसा नहीं होता कि कभी लौट के ही ना आए, है ना, क्योंकि हम इतनी ज्यादा वेलोसिटी ह्यूमन मैनली यानी ह्यूमन बीइंग्स के लिए पॉसिबल नहीं, बहुत हाई वेलोसिटी। इस डाटा को याद कर लो और एक्सप्रेशन लिख लो। ठीक है, तो बच्चों इसमें तीन बातें हैं, जिसमें दो बातें ऑलरेडी आपको पता है, तीसरी बात क्या है और वो दो बातें क्या देख सकते हैं। पहली बात ये कि अगर इफ पहली बात v is less than escape velocity, है ना, तो क्या करोगे, कह दोगे बॉडी विल नॉट एस्केप, नहीं एस्केप कर पाएंगे, वापस आके टिपक पड़ेगी ऊपर, विल नॉट एस्केप। ठीक, दूसरी बात, अगर v एग्जैक्टली इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी है तो बोलेंगे बॉडी विल एस्केप एंड एट इनफाइनाइट उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों, जीरो हो जाती है, क्योंकि जस्ट वहां पहुंच गई बस, है ना, बनाती नहीं जाती। ये दोनों बातें हमको पता है। तीसरी बात, अगर v इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी तो क्या होगा, बॉडी एस्केप करेगी, हाँ बिल्कुल करेगी, बॉडी विल एस्केप बट एट इनफाइनाइट v फाइनल इज नॉट जीरो। ठीक है, तो ये फर्क है यहाँ पर कि जब बॉल कैसे फेंका था, बहुत ही मिनिमम, इतना मिनिमम फेंका था कि यहाँ आके बस बॉल जस्ट पहुंच गई, जस्ट पहुंच किसी तरह पहुंच गए ना, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो इसको हमने एस्केप वेलोसिटी कह दिया। अब अगर हम एस्केप से ज्यादा वेलोसिटी देंगे बच्चों तो जाहिर सी बात बहुत तेजी से निकल जाएगी, यहाँ वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो सवाल ये बन जाता है तीसरी कंडीशन के लिए, दिमाग में सवाल अपने आप आएगा, क्वेश्चन करेगा दिमाग कि व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एट इनफाइनाइट व्हेन v is greater than ve। ठीक है, मन में अपने आप सवाल आएगा, ये आना चाहिए कि जब आपकी प्रोजेक्शन की वेलोसिटी एस्केप से ज्यादा है तो वहां पे इनफाइनाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है ना, तो देख लेते हैं उसी तरह से जैसा अभी तक किया है कर लेते हैं। ये हो गया सेंटर ऑफ द, ये हो गया रेडियस, ये हो गया इनफाइनाइट। अब यहाँ पे बहुत तेज चार्ज यहाँ से फेंका, एस्केप वेलोसिटी से बहुत ज्यादा थी वेलोसिटी, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं है, उसकी वेलोसिटी v डैश है और ये हमें निकालनी है। ठीक है, कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। तो बच्चों बोलो, जब इनफाइनाइट पर है तो इनफाइनाइट पे डिस्टेंस इज अगेन व्हाट, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर अब
पोटेंशियल लेवल भी तुमसे पूछेगा, जब V इज ग्रेटर देन V तो पोटेंशियल भी पूछेगा, तो फॉर्मूला तो वही लगाओ पोटेंशियल का, GMM बाय इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल क्या आएगी, जीरो आएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं, बहुत तेज भागी चली जा रही है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट अब जीरो नहीं, ठीक है। तो यहाँ की वेलोसिटी जो थी वो V है, दैट इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी। तो अगेन यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, फिर से यूज करो, क्या बोलोगे, सरफेस पे टोटल एनर्जी बराबर इनफाइनाइट पे टोटल एनर्जी। देखो एक बार तो इसको यूज कर चुके हो, जब दोबारा यूज करोगे बच्चों तो थोड़ा सा फ्लो अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी थी, हाँ कितनी थी, हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर। इनफाइनाइट पर यो भी बात खत्म, कहां की, सरफेस की। सर आपने यहाँ VE नहीं लिखा, अरे यार ये VE नहीं है, एस्केप वेलोसिटी नहीं है, एस्केप से ज्यादा है तो V लिखेंगे, जो कि सरफेस की बात। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बट काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m v डैश का होल स्क्वायर, हाफ m v डैश का स्क्वायर, और ये v डैश हमको बताना है, ठीक। ये कहां की बात होगी, ये बात होगी है इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, तो एक बार नोट कर लो, फिर इसके आगे कैलकुलेशन साथ साथ कर लेंगे। इतना लिख लो बच्चों। ठीक, कैलकुलेशन देखो, इस लाइन को यहां लिखो, हाफ m v स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, g कैपिटल स्मॉल m बाय r इज इक्वल टू हाफ m v डैश का स्क्वायर, स्मॉल m कॉमन निकालो, कैंसिल हो जाएगा, क्या लिखा होगा, v स्क्वायर बाय 2 माइनस g कैपिटल m बाय r इक्वल टू v डैश स्क्वायर बाय 2, ठीक। इस पूरे रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस 2 gm बाय कैपिटल r इक्वल टू v डैश स्क्वायर। इसको ध्यान से देखो बच्चों, एस्केप वेलोसिटी का रिजल्ट अभी हमने पढ़ा अंडर रूट 2 gm बाय r, अंडर रूट 2 gm बाय r, रूट हटा दो तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब ये पढ़ा था ना हमने, अगर रूट हटा दो तो रूट हटा दो तो क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर। अब इसको पहचान दो, ये जो चीज लिखी हुई है ये क्या लिखी हुई है, ये ve का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो रिजल्ट हमारा बन गया
कि v स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश का स्क्वायर। तो व्हाट इज v डैश? v डैश बन गया हमारा अंडर रूट v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यानी कि फाइनल वेलोसिटी एट इनफाइनाइट का जो रिजल्ट है वो ये आ, ठीक है। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जाहिर सी बात है कि v जब ग्रेटर देन ve होगा तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, है ना? क्योंकि अगर इससे कम होगा तो रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, रूट में नेगेटिव डिफाइंड ही नहीं होता, ठीक। तो दिस इज द रिजल्ट जब आपकी वेलोसिटी एस्केप से ज्यादा हो तो फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगी। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देख लो इस पर, बहुत छोटी बात है। इफ बॉल की वेलोसिटी जो दी गई है वो 2 टाइम्स ऑफ ve है, देन व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एट इनफाइनाइट, ठीक है ना? तो फॉर्मूला लगाएंगे v डैश बराबर अंडर रूट v हमें दिया गया 2v, तो हो जाएगा 2ve का होल स्क्वायर माइनस ve का स्क्वायर। 2v का स्क्वायर का मतलब बच्चों क्या होगा? 4ve स्क्वायर माइनस ve स्क्वायर। 4 माइनस v स्क्वायर कितना बचेगा? 3v स्क्वायर। तो बच्चों रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास? रिजल्ट आ गया v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 3ve स्क्वायर। सो द रिजल्ट इज ve रूट 3। ये आ गया आंसर। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन दे देगा v का 3 गुना 4 गुना जो भी है, लेकिन क्या ve by 2 पे रिजल्ट आएगा? तो आंसर है नहीं। क्या ये रिजल्ट v बराबर ve पे आएगा? नहीं, हमेशा तभी आएगा जब आपकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। तो ये दोनों कंडीशन आपस में कनेक्टेड। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये है, ये नहीं है तो इसको लगाने का मतलब नहीं बनता, ठीक। इसको लिख लो। अब इस पे और बातें करनी है क्योंकि अब हमने ये पढ़ लिया कि भाई एस्केप पे इतनी वेलोसिटी होगी, तो यहां जब एस्केप कर जाएगी बच्चों, ये निकल गई, इनफैक्ट निकल गई, तो उस वक्त इसका शेप ऑफ पाथ क्या होगा? शेप ऑफ पाथ को एक छोटे शब्द से कहते हैं ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? ट्रेजेक्ट्री मींस शेप ऑफ पाथ। ये मत सोचना कि ट्रेजेक्ट्री का मतलब पैराबोला होता है, नहीं। ट्रेजेक्ट्री कैन बी पैराबोलिक, ट्रेजेक्ट्री कैन बी स्ट्रेट लाइन, ट्रेजेक्ट्री कैन बी सर्कुलर, कोई भी शेप हो सकता है। ट्रेजेक्ट्री कैन बी इरेगुलर, जिगजैग, कुछ भी। शेप ऑफ पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो अब ये इनफाइनाइट निकल गई, तो वहां पे पहुंच के इसका शेप ऑफ पाथ या ट्रेजेक्ट्री क्या होगा? क्या स्ट्रेट लाइन में जाएगी? क्या ये हाइपरबोला करेगी? क्या ये पैराबोलिक मोशन होगा? क्या सर्कुलर होगा? क्या एलिप्टिकल होगा? तो ऐसे कई ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ठीक। तो इसके शेप ऑफ पाथ पे हम लोग बात करेंगे। एक टॉपिक बीच में और है, उसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसको पढ़ने के बाद आपको हम कई सारी बातें बताएंगे कि अगर वेलोसिटी ऑर्बिटल से ज्यादा है, एस्केप से कम है, ऑर्बिटल के बराबर है या ऑर्बिटल से कम है, या एस्केप से ज्यादा है या एस्केप के बराबर है, तो कई सारे शेप्स बनते हैं। वो अगले वाले क्लास यानी कल बताएंगे, ठीक है। अभी इतना फॉर्मूला लिख लीजिए और 20 मिनट्स बाद वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इतना नोट करके आप लॉग आउट कर सकते हैं।